हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे कल आवर्त सारणी के बारे में। यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले एक डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत पढ़ा था। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। फिर उसके बाद अपन ने कल पढ़ा था मेंडेलीव की आवर्त सारणी। क्योंकि जब ये इन तीनों ने तत्वों के बारे में बताया था, यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। तो इसके बाद जब 20वीं सदी में लगभग 1913 के आसपास एक वैज्ञानिक का है जिनका नाम था हेनरी मोजले। तो 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने जब डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव ने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था, तो वो किया था परमाणु भार के आधार पर। यानी कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और फिर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जैसे डोबेराइनर ने त्रिक बताया, यानी कि तीन तत्वों के समूह बनाए थे। फिर उन्होंने बताया था कि जो प्रथम और तृतीय जो तत्व होते हैं, उनका जो भी परमाणु भार होगा, उसका यदि अपन औसत करें तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार के बराबर होगा। फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने अष्टक सिद्धांत बताया था। उन्होंने बताया कि यदि अपन परमाणु भार के आधार पर तत्वों को 1 से 8 तक व्यवस्थित करें, तो जो 8वें तत्व के रासायनिक या भौतिक गुण होंगे वो प्रथम तत्व से मिलते जुलते होंगे। फिर मेंडेलीव साहब आए, उन्होंने क्या बताया कि यदि अपन तत्वों को परमाणु भार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक निश्चित अंतराल के बाद जो इनके गुणों में, यानी कि रासायनिक और भौतिक गुणों में आवर्तिता आती है, यानी कि वो मिलते जुलते। तो ये थे परमाणु भार के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत करने वाले, यानी कि डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खोज हुई, तो उसके बाद हेनरी मोजले ने तत्वों को 1913 में परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। परमाणु क्रमांक के आधार, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर। और इन्होंने जो है एटॉमिक वेट के आधार पर इनको क्लासिफाइड या फिर इनको वर्गीकृत किया था। अब अपन पढ़ेंगे हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने 1913 में। तो अब अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको पता होगा ये किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने कब दी थी? 1913 में। क्योंकि जो पहले वाले, इससे पहले जब किसी ने भी जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था या तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की थी, वो किसके आधार पर की थी? परमाणु भार के आधार पर या फिर एटॉमिक मास के आधार पर। जब ये आए तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने परमाणु क्रमांक को चुना। तो उन्होंने एक नया नियम दिया
कि जो तत्वों के आवर्ती या फिर तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो तत्वों के रासायनिक या भौतिक गुण होंगे वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। जैसे इन्होंने क्या किया कि जो तत्वों को वर्गीकृत किया था वो क्या था, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, तो देखिए जैसे कोई तत्व है, यदि उसमें उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बराबर है तो उसे अपन उदासीन परमाणु कहेंगे। उदासीन परमाणु कहेंगे। जैसे अपन ले ले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में देखना आप, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक उदासीन परमाणु है। तो किसी परमाणु या फिर किसी उदासीन परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब आप देखिए जैसे अपन सोडियम ले रहे, तो सोडियम में जो है प्रोटॉन की संख्या होती है 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11। तो आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, या परमाणु क्रमांक है वो भी 11 है। यानी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही, यानी किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस परमाणु क्रमांक की बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जिसमें प्रोटॉन जो उदासीन परमाणु है उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है तो उसे अपन परमाणु क्रमांक कहते हैं। इस परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। तो उन्होंने देखा कि परमाणु भार, जब मेंडलीव और वगैरह ने परमाणु भार के आधार पर जब तत्वों को व्यवस्थित किया था, उसकी तुलना में परमाणु क्रमांक के आधार पर यदि तत्वों को व्यवस्थित किया जाए तो उनका अध्ययन है वो अधिक सुगम और सरल हो जाता है। और फिर इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इन्होंने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए चुना। तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी पता लगा सकते हैं। जैसे ये सोडियम है, तो आप देखते हैं कि सोडियम का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अपन इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो अपन इस आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आसानी से लिख सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, जो आवर्त सारणी बनाई थी इसमें उन्होंने जो क्षैतिज रेखाएं थी उसको उन्होंने बोला था आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी या ऊर्ध्वाधर लाइंस थी उसको बोला था वर्ग।
अब जो खड़ी रेखाएं थी उनको इन्होंने बोला था वर्ग या फिर ग्रुप, और जो आड़ी रेखाएं थी या क्षैतिज रेखाएं थी इनको बोला था आवर्त या पीरियड। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इनकी जो आवर्त सारणी थी इसमें 18 वर्गों को रखा। कितने? 18 वर्गों को रखा। और इनकी आवर्त सारणी में है जो 7 आवर्त थे, 1 से 7 तक आवर्त थे। फिर इन्होंने इन आवर्तों को अनेक कैटेगरियों में विभाजित किया था। जैसे पहली कैटेगरी है अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, फिर दूसरे नंबर पर है लघु आवर्त, फिर है दीर्घ आवर्त, और लास्ट में आते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो इन्होंने क्या किया कि जो आवर्त थे इनको 4 श्रेणी में विभक्त कर दिया। पहली में अति लघु आवर्त, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रथम आवर्त था उसको रखा। कौन सा आवर्त? प्रथम आवर्त। यानी कि जो पहली क्षैतिज रेखा थी उसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यानी प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त में रखा, और उसमें कितने तत्व थे? 2 तत्व थे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि 2 नंबर पे मतलब दूसरी श्रेणी बनाई, वो थी लघु आवर्त की। तो इन्होंने लघु आवर्त में द्वितीय और तृतीय आवर्त को रखा, और इसमें इन्होंने 8 तत्व तो द्वितीय में रखे और 8 ही तृतीय में रखे। यानी कि जो पहली श्रेणी थी वो थी अति लघु आवर्त की, उसमें उन्होंने रखा था सिर्फ और सिर्फ पहले आवर्त को जिसमें 2 तत्व थे। अब जो दूसरी श्रेणी बनाई थी वो बनाई थी लघु आवर्त की, जिसमें 2 आवर्तों को रखा, दूसरे और तीसरे आवर्त को, जिसमें प्रत्येक आवर्त में एक मतलब दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व थे और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो तीसरी श्रेणी बनाई थी दीर्घ आवर्त की, कौन सी? दीर्घ आवर्त की, उसमें उन्होंने चौथे और पांचवें समूह को रखा। चौथे और पांचवें यानी कि चतुर्थ और पंचम आवर्त को रखा, और इन चतुर्थ और पंचम आवर्त में प्रत्येक आवर्त में 18-18 तत्वों को रखा। मतलब इन्होंने जो आवर्त थे उनको 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया। पहली जो कैटेगरी थी उसमें अति लघु आवर्त को मतलब जगह दी, और उसमें फर्स्ट पीरियड था यानी कि प्रथम आवर्त था उसको रखा, और उसमें कितने तत्व थे? 2 एलिमेंट थे। ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने एक और श्रेणी बनाई लघु आवर्त, जिसमें सेकंड और थर्ड जो पीरियड थे उनको रखा, और उनमें 8 एलिमेंट थे। मतलब दूसरा और जो तीसरा आवर्त था उसको उन्होंने लघु आवर्त वाली श्रेणी में रखा, और उसमें प्रत्येक में 8-8 तत्व पाए जा रहे थे। अब इन्होंने तीसरी श्रेणी बनाई दीर्घ आवर्त की। जो दीर्घ आवर्त थी उसमें फोर्थ और फिफ्थ जो आवर्त थे या फिर पीरियड थे उनको रखा, और उनमें प्रत्येक में कितने? 18-18 तत्व पाए जाते हैं। अब जो लास्ट वाली इसकी कैटेगरी थी अति दीर्घ आवर्त, इसमें इन्होंने छठे और 7वें आवर्त को रखा। यानी कि जो
सिक्स्थ और सेवंथ वाला जो पीरियड था उसको उन्होंने अति दीर्घ आवर्त में रखा और इनमें प्रत्येक में कितने 32 एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने 32 एलिमेंट पाए जा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि जो दीर्घ आवर्त था, जो मतलब चतुर्थ और पंचम आवर्त जो थे, इनमें उन्होंने डी ब्लॉक को कंसीडर किया, यानी कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे उनको उन्होंने फोर्थ और फिफ्थ आवर्त या पीरियड में रखा। अब जो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे, एफ ब्लॉक वाले, उनको उन्होंने कंसीडर कहाँ किया, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में। अब जो इनका एफ ब्लॉक वाला जो पहले तत्व थे, यानी कि प्रथम तत्व था, एफ ब्लॉक में 2 क्षैतिज रेखाएं थी, यानी कि एफ ब्लॉक है वो 2 श्रेणियों में विभक्त था। उसमें एफ ब्लॉक में जो कितने 2 श्रेणियां बनाई। जो पहली श्रेणी थी उसको उन्होंने बोला लेंथेनम, क्या लेंथेनोइड, और जो दूसरी श्रेणी थी उसको बोला एक्टिनोइड। और जो चूंकि इनका जो लेंथेनोइड और एक्टिनोइड श्रेणी थी, इनका जो प्रथम तत्व था वो, इसका जो जैसे लेंथेनोइड श्रेणी का प्रथम तत्व था लेंथेनम, और जो एक्टिनोइड श्रेणी था इसका प्रथम तत्व था एक्टिनम। तो इनके जो प्रथम तत्व थे इनको छठे और सातवें ग्रुप में कंसिडर किया था। अब जो बाकी वाले तत्व थे उनको उन्होंने अलग अलग रखा और उसको बोला गया एफ ब्लॉक, क्या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और उनकी जो संख्या थी वो थी 14, यानी कि जो लेंथेनोइड थे वो भी 14 थे और एक्टिनोइड थे वो भी 14 थे। तो ये थी अपनी आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको दिया था हेनरी मोजले ने। अब अपन ने इसका जो नॉर्मल अपन बोल सकते हैं मतलब परिचय था वो ये था कि जो सबसे पहले कि ये किसके आधार पर दी गई थी, तो ये दी गई थी एटॉमिक नंबर के आधार पर, यानी कि परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब अपन को पूछ लिया जाए कि परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो परमाणु क्रमांक होता है कि किसी न्यूट्रल जो एटम होगा या फिर उदासीन परमाणु होगा उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक होता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है, उसको अपन जेड सिंबल से दर्शाते हैं, यानी उसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, जेड। यानी कि जो उदासीन परमाणु होगा उसमें पी की संख्या जेड के बराबर होगी, यानी कि प्रोटॉन जितने होंगे उतनी उसकी परमाणु क्रमांक होगा। तो हेनरी मोजले ने क्या कहा कि जो तत्वों की रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जो एलिमेंट होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो उसकी एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें इन्होंने 7 आवर्त लिए थे और 18 वर्ग लिए थे। अब इनमें 1 से 7 आवर्त को इन्होंने 4 श्रेणियों में कैटेगराइज किया। पहली थी अति लघु आवर्त, जिसमें पहली आवर्त को रखा फर्स्ट पीरियड को, जिसमें 2 तत्व थे। फिर दूसरा इन्होंने कैटेगराइजेशन किया लघु आवर्त का, और इसमें इन्होंने सेकंड और थर्ड आवर्त को रखा और उसमें प्रत्येक में 8 तत्व पाए जा रहे थे। फिर इन्होंने तीसरा जो श्रेणी थी वो थी दीर्घ आवर्त की, जिसमें चतुर्थ और पंचम आवर्त पाए जा रहे थे, मतलब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड थे। और इसमें डी ब्लॉक को कंसिडर किया गया था, यानी कि इसमें डी ब्लॉक सम्मिलित था। तो इसमें जो चतुर्थ और पंचम आवर्त थे इसमें 18 तत्व पाए जाते हैं। फिर इन्होंने एक और श्रेणी बनाई थी जिसका नाम है अति दीर्घ आवर्त, जिसमें षष्टम और सप्तम या फिर सिक्स्थ और सेवंथ जो आवर्त था, पीरियड था, उसको कंसिडर किया। इसमें छठे और सातवें जो आवर्त था इसमें एफ ब्लॉक को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे छठे और सातवें आवर्त में प्रत्येक आवर्त में 32 एलिमेंट पाए जाते हैं।
फिर आता है कि जो एफ ब्लॉक है उसको दो पंक्तियों में विभक्त किया। जो प्रथम पंक्ति थी इसको इन्होंने लेंथेनॉइड का, और जो सेकंड पंक्ति थी इसको इन्होंने एक्टिनॉइड बोला। तो इन दोनों पंक्तियों में यानी कि फर्स्ट और सेकंड रो में 14-14 एलिमेंट पाए जाते हैं, यानी कि 14-14 तत्व पाए जाते हैं। अब इस पूरी आवर्त सारणी को पढ़ने के बाद अपन ये देखते हैं कि जो एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्व होंगे या फिर एक ही जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे और उनके जो बाह्यतम कोश होगा, बाह्यतम कोश, वो अपन देखते हैं कि जो हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी दी थी उसमें एक ही वर्ग में यानी कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे उनके जो बाह्यतम कोश होगा, यानी कि बाह्यतम कोश या फिर आउटर मोस्ट सेल, आउटर सेल, तो बाह्यतम कोश में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या सेम होगी, यानी कि समान। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक ही वर्ग में पाए जाने वाले, यानी कि वर्ग इन्होंने बनाए थे कितने, 18। किसने बनाए थे, हेनरी मोजले ने। तो अब कहते हैं कि मतलब अपन कह सकते हैं कि जैसे एक ही वर्ग में यदि अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि एक ही वर्ग में पाए जाने वाले जो तत्व होंगे उनका जो बाह्यतम कोश होगा तो उसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या है वो हमेशा बराबर होगी, यानी कि सेम होगी। अब जो बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन, जो बाह्यतम वाला कोश होता है उसको कहते हैं संयोजकता कोश, संयोजकता कोश। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रही है, जो इस संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जा रही है इसको कहते हैं अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अपन किसके आधार पर, यदि एक ही वर्ग में पाए जाने वाले जो एलिमेंट हो गए उनका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। जैसे अपन एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में यदि अपन पहले वर्ग की बात करें, एस ब्लॉक में कितने वर्ग थे, जैसे उसने कौन सा अति लघु आवर्त था, लघु आवर्त था, उसमें इन्होंने एस ब्लॉक को कंसीडर किया था। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो दो वर्ग थे, पहला था क्षार धातुएं, फिर है क्षार मृदा धातुएं, तो उनमें पाए जाने वाले जो तत्व थे उसके यदि अपन एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों का एनालिसिस करें या फिर उनका अपन अध्ययन करें तो अपन देखते हैं कि एक ही वर्ग के जो तत्व होंगे उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होगा या फिर बाह्यतम कोश होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। अब इन्होंने क्या किया कि जो वर्ग थे कितने थे, हेनरी मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने वर्ग थे, 18 वर्ग थे। अब इन 18 वर्गों में एक पहला और दूसरा जो वर्ग था इसको इन्होंने कंसीडर किया था एस ब्लॉक में, किसमें, एस ब्लॉक में। और जो 13 से 18 तक वर्ग थे, 13 से 18 तक के वर्ग थे इसको इन्होंने कंसीडर किया था पी ब्लॉक में। और जो इन दोनों के बीच का जो ग्रुप्स थे, या अपन कह सकते हैं कि 3 से 12 तक, 3 से 12 तक के जो ग्रुप थे इनको डी ब्लॉक में कंसीडर किया, किसमें, डी ब्लॉक में। और जो एफ ब्लॉक था या फिर
जिसको आवर्त सारणी, जो इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, इसके नीचे दो पंक्तियां अलग से रखी थी, इन लैंथेनोइड और एक्टिनोइड। इन पंक्तियों को इन्होंने बोला था एफ ब्लॉक। क्या? एफ ब्लॉक। तो इन्होंने क्या कहा कि जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होंगे इनको बोलते हैं क्षार धातुएं या फिर क्षार मर्दा धातुएं। क्षार मर्दा धातुएं। अब जो पी ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं निरूपक या मुख्य तत्व। यानी कि जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं निरूपक या मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स। और जो डी ब्लॉक होंगे, यानी कि डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट होंगे इनको इन्होंने बोला था संक्रमण धातुएं या फिर संक्रमण तत्व। ठीक है। और जो एफ ब्लॉक था इसको इन्होंने बोला था अंतर संक्रमण, या अपन कह सकते हैं आंतरिक संक्रमण। आंतरिक संक्रमण तत्व या फिर धातुएं। तो ये थी हेनरी मोजले की सारणी, आवर्त सारणी की कुछ बातें जो अपन ने पढ़ी है। पहली क्या थी कि हेनरी मोजले ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किसके आधार पर दी थी? तो थी परमाणु क्रमांक के आधार पर। कब दी थी? 1913 में। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। तो ये आवर्त सारणी है जो कहती है कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फिर अपन ने पढ़े थे कि इसमें वर्ग कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं। वर्ग होते हैं 18, आवर्त होते हैं 7। फिर अपन ने आवर्तों को लघु आवर्त, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्तों में विभाजित किया था। फिर उसमें जो 4 श्रेणियां बनाई थी आवर्तों की, उसमें अलग अलग जैसे 1 से 7 तक आवर्तों को, जैसे पहला जो आवर्त था उसको अपन ने अति लघु, दूसरा और तीसरा था उसको लघु, और जो चौथा और पांचवा था उसको दीर्घ आवर्त में, और छठा और सातवां था उसको अति दीर्घ आवर्त में रखा था। अब जो एक पंक्ति मतलब श्रेणी बनाएगी जिसे एफ ब्लॉक कहा जाता है, उसमें 2 पंक्तियां थी। पहली थी लेंथेनोइड, दूसरी थी एक्टिनोइड। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कि जो पहले और दूसरे वर्ग वाले एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर एस ब्लॉक के तत्व। तो उनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्षार या क्षार मर्दा धातुएं। ठीक है। फिर जो 13 से 18 तक के जो वर्ग थे उनमें पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट होंगे उनको बोला था निरूपक या फिर मुख्य तत्व। और जो 3 से 12 तक के जो एलिमेंट थे, यानी कि वर्ग 3 से 12 तक जो एलिमेंट थे, इनको बोला था डी ब्लॉक। और जो डी ब्लॉक होते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं। और जो एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक को कहते हैं अंतर संक्रमण या फिर आंतरिक संक्रमण धातुएं। तो ये थी हेनरी मोजले की सारणी की कुछ बातें। अब अपन कल हेनरी मोजले की सारणी क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसमें पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व थे वो अपन देखेंगे सारणी बना के। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।